So hello everyone, welcome back to this Being Economics YouTube channel. So as you know कि हमारा 10+2 लेक्चर JKPSC इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यू है. So दिस वीडियो इज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट. हमारे 8 से 9 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, both in माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी हैव this 10th lecture of micro economics. Before starting this, मैं आपको बता दूं कि आपका फिलहाल हमारे 5 यूनिट्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं, जिनमें से माइक्रो मैक्रो रिवार्नामेंट जो है वो आपके YouTube चैनल पे हैं, हमारे YouTube पे, जहां पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द 2 यूनिट्स दैट इज जेके इकोनॉमी, ठीक है, जेके इकोनॉमी, एंड योर फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट दैट इज योर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, इसको अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, दैट इज बीइंग इकोनॉमिस्ट. प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इजिली आपको अवेलेबल होगी. जो भी इसे डाउनलोड करना चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है. स्क्रीन इसके शॉर्ट्स जो है आपके सामने है, इसी नाम से आपको इस पे मिलेगी. और इसका माइक्रो और मैक्रो का 2 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे. अलॉन्ग विद दिस हमारे पास आपकी इस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम लेक्चर 1 to 9 की पीपीटी जो है वो इस कोर्स जेके इकोनॉमी के अंदर जो है वो वहां पे अवेलेबल है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है और भी काफी चीजें, जैसे आपकी इकोनोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स की कोर्स वहां पे शुरू होगा, प्लस आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, 5 कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट जो है वहां पे मोबाइल ऐप पे आएंगे. इन सारी चीजों को साइड रखते हैं, जल्दी से हम एक बार सिलेबस के ऊपर नजर घुमाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से हमारा माइक्रो का नहीं आ पाया था लेक्चर. मैक्रो के फिर भी हमने लास्ट कुछ 3-4 लेक्चर किए हैं, लेकिन मैं बीच में आपको जेके इकोनॉमी का डेली का लेक्चर चल रहा है हमारा, और फाइनेंशियल और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं इस पे नहीं अपडेट कर पा रहा था. नाउ हमने कंज्यूमर थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, इंडिफरेंस कर्व को, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी रहती है, मैं एक दिन किसी दिन इसको अच्छे से समझा दूंगा. हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा है. फुल प्लेलिस्ट है हमारी माइक्रो की, अगर आपने नहीं देखी मैं हर बार सजेस्ट करता हूं कि फर्स्ट वीडियो से शुरू करें और देखते देखते आए टाइम लेके. ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमने शुरू कर दी थी, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और वेरिएबल हमारा 2 रहता है. इसके अलावा टेक्निकल प्रोग्रेस ये हमारा रहता है. उसके बाद हम डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करेंगे, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. थ्योरी प्रोडक्शन साइड की करने के बाद, ठीक है, प्रोडक्शन साइड की थ्योरी हमारी यहाँ पे खत्म होगी. कंज्यूमर साइड की थ्योरी जो है आज या कल में मैं खत्म कर दूंगा. नो, आप सबको पता है कि जब हमारा प्रोड्यूसर साइड एंड कंज्यूमर साइड दोनों कवर हो जाएगा, तो हमें इनका मिड पाथ, जहां पे इनकी इंटरेक्शन होती है, दैट इज मार्केट. ठीक है, हर लेक्चर में ये चीज समझाते आया हूं आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और फिर हमें वो शुरू कर लेना है मार्केट. ठीक है, मार्केट को हम 1 by 1 सभी मार्केट्स को, और यहाँ पे मैंने सिलेबस में ज्यादातर देखा कि हमारा डिओपोली और ओलिगोपोली पे काफी ज्यादा फोकस है. कर्नेट का हो, बर्नेट हो, या कोलेजिव हो, नॉन कोलेजिव हो, या गेम थ्योरी हो, तो ये सारे ही जो है मार्केट से निकले हुए टॉपिक्स हैं. इन सबको हम एक दिन अलग अलग यूनिट, एक दिन नहीं, अलग अलग यूनिट्स में आने वाले दिनों में करेंगे. सो आज का हमारा टॉपिक जो है, अच्छा, ये पूरी प्लेलिस्ट जो है, पूरी फुल प्लेलिस्ट जो है मैंने ऑलरेडी जेके इकोनॉमी वाले लेक्चर में डाल चुका हूं. ठीक है, यहाँ पे हमारा आपका इंस्टाग्राम, ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम का. अगर आपको कोई भी इसमें अपडेट चाहिए हो तो हमें इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करते हैं. इसके अलावा ये रही हमारी पीपीटी, जो ऑलरेडी जेके इकोनॉमी के लेक्चर में, जेके इकोनॉमी वाले कोर्स में अपडेटेड हो चुकी है, आप वहां से जाके ले सकते हैं इसको. नाउ वी हैव दिस फॉर टुडेज लेक्चर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मीनिंग, assumption, फेसेस, रीजन फॉर द वेरिएबल प्रोपोर्शन. आपको हर जगह पे एक चीज दिख जाएगी, पर ये चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रीजन फॉर वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये नहीं देखेगा पहली चीज. और हर स्टेज के पीछे क्या आखिरकार रीजंस हैं, क्यों हम ये पढ़ लेते हैं कि 3 स्टेजेस हैं, 3 फेसेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, बट क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, है ना. सो स्टार्ट करते हैं. छोटा सा कंसेप्ट है, ऑलरेडी जब हमने लास्ट टाइम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, उससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन की जब बात की थी, तो यहीं पे हमने देखा था इसकी एक टाइप थी, जो कि हमने डिवाइड की थी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में.
है ना। दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन था, एक शॉर्ट रन था, एक लॉन्ग रन था, यहीं पे कहीं पे होगा, ये यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और हमने एट द एंड इसमें पढ़ा कि इसी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से हमारा एक लॉ निकल के आया, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि सबसे पहली बात तो यही है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो एक शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इस तरह से पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ। सो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको कभी कभी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, या डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन, डिक्रीजिंग रिटर्न ना डिक्लाइन। तो इसको हम कभी कभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एक स्टेज है डिमिनिशिंग वाली, उसके 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 ऊपर हम डिस्कशन ज्यादा करेंगे, वो भी मैं स्टेजेस में बताऊंगा। सो चीजें आपके सामने लिखी है, मैं ज्यादा चीजों को पढ़ के नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली एक, अगर शॉर्ट रन का आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है तो डेफिनेटली इसमें इसमें एक जो फैक्टर है वो वेरिएबल होगा और एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड होगा, है ना। ऐसा ही होता है शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। और क्योंकि एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, तो हम फिक्स्ड वाले पे वेरिएबल्स को यूज करेंगे, है ना। फिक्स्ड, सपोज दैट हमारे पास लैंड है ना, हमारे पास फिक्स्ड क्या है, लैंड है, और इस लैंड के ऊपर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हो सकता है वो लेबर भी हो सकता है ना, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, या एक कैपिटल के ऊपर एक कैपिटल फिक्स्ड हो और इसके ऊपर हम वेरिएबल लेबर को यूज करें, ठीक है ना। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझ हमें अभी तक क्या आया कि ये एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, तो इसमें डेफिनेटली एक फैक्टर फिक्स्ड होगा और कुछ फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होंगे। मेनली हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक फैक्टर वेरिएबल होगा, एक फिक्स्ड हो, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों एक फिक्स्ड होगा, एक वेरिएबल होगा लॉन्ग रन में बेसिकली, वो इस शॉर्ट रन में बेसिकली वो इसलिए कि हमने ये पढ़ा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आप मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि लेस देन 1 ईयर का टाइम है किसके पास में, जो प्रोड्यूसर है, जो कोई एक प्लांट, कोई मशीनरी स्टैब्लिश कर रहा है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नई मशीनरी खरीदे, नई जमीन खरीदे, क्योंकि उसको ये है कि मुझे जो ये प्रोडक्शन करनी है ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 साल से कम के लिए करनी है, उसके बाद में इसको बंद कर दो, ठीक है। तो उसके पास इनफ टाइम नहीं है, उसके पास एक टारगेट है, उसको इतनी प्रोडक्शन करनी है, फिर उसके बाद इसे क्लोज कर देना। सो ये एक शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, एक शॉर्ट रन का लॉ है, और इसमें एक वेरिएबल होगा, एक फिक्स्ड होगा, ये चीजें हमें समझ आ गई। नाउ यहाँ पे इसके कुछ नाम और आपको पता होंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इसे हम बोलते हैं। एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स में, जो डिस्क्राइब करता है हमें कि कैसे आउटपुट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो चेंज होता है, इनपुट्स को चेंज करके आउटपुट में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। जबकि हम कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे, इसकी एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आगे, ठीक है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन, यहां पे शॉर्ट रन ही होना चाहिए, आई थिंक सो, या शॉर्ट रन एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन where at least one factor of production such as capital is fixed, कोई भी एक कैपिटल फिक्स होगा, यहाँ पे उन्होंने कैपिटल बोला, ये लैंड भी हो सकता है। नाउ वी हैव 3 फेसेस है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा ये लॉ है, ठीक है। 3 फेसेस हैं, जैसे सबसे पहला फेस है इसमें टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जब मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रोडक्शन वाला। तो टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी जो है वो राइज करेगा सबसे पहले विद इंक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, मतलब कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, सिंपल सी चीज, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं टोटल प्रोडक्ट लिखूं, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट लिखूं, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, ये 12 हो गया, ये 44 हो गया, ये 14 हो गया। तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है। वहीं पे फेज सेकंड क्या बोलता है कि टोटल प्रोडक्ट राइज करेगा विद डिक्रीजिंग रेट, विच मींस कि आपका अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होने लग गया, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गया, बट ये अभी पॉजिटिव है। सपोज दैट यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 10 था, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, टोटल प्रोडक्ट जो है हाफ का वो कितना हो गया
वो स्टिल 20 हुआ और ये आपका 10 हुआ, ये आपका 28 हुआ और ये आपका 8 हो गया, ये आपका 26 हुआ, 26 नहीं बोल सकते, ये आपका 32 हुआ और ये आपका 4 हो गया। आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, बट ये भी पॉजिटिव है, ये ना ही जीरो पे पहुंचा ना ही नेगेटिव पे गया, ठीक है, नेगेटिव 2, 4, 6 या कुछ भी, कोई भी डिजिट हो सकती है। तो सेकंड स्टेज क्या है, जहां पे एमपी इज डिक्रीजिंग बट टोटल प्रोडक्ट दैट इज टीपी इज स्टिल इंक्रीजिंग, राइजिंग बट विद डिमिनिशिंग रेट, और ये रेट हमें कौन बताता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ही हमें बताता है। एंड द थर्ड फेज दैट इज फाइनल फेज, इसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट अब नेगेटिव हो चुका है। ये सब चीजें आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ाने की भी जरूरत है आपको, बिकॉज आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा, हर एक इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये पता होगा कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेसेस हैं, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, सबको ये पता है। और इसके अलावा एक दूसरा हमारा लॉन्ग रन वाला लॉ है जिसमें इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, और डिक्रीजिंग है ना, उसमें नेगेटिव नहीं है। सो बट द क्वेश्चन इज, जो मुझे जहां तक लगता है लॉजिकल क्वेश्चन ये है, व्हाई देयर आर डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स एंड व्हाई इन लॉन्ग रन दैट इज ओवर रिटर्न टू स्केल, उसमें हमारा नेगेटिव स्टेज क्यों नहीं है, व्हाई देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स एंड व्हाई हमारा कांस्टेंट रिटर्न नहीं है इसमें, किसमें, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला जो हमारा लॉ है वो लॉन्ग रन का लॉ है, दैट इज लॉ रिटर्न टू स्केल। व्हाट इज दिस स्केल, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और व्हाट इज दिस रिटर्न टू फैक्टर, ये क्या है, हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस लॉ को हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, जो फैक्टर आप लगा रहे हैं उसी पे मिलने वाले रिटर्न। स्केलिंग आप इसमें नहीं कर रहे, बिकॉज स्केलिंग इज पॉसिबल ओनली इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में आपको स्केलिंग का कोई स्कोप नहीं मिलेगा। नाउ there are some assumptions of law variable proportion that is theoretical, जो आपको go through करनी है सिर्फ नोट से, ये ऑपरेट हो रहा है शॉर्ट रन में। फॉरमोस्ट assumption applicable है, applicable to all fixed factor including land, जितने भी fixed factor हो सकते हैं जैसे कि land भी है उनके ऊपर applicable होता है ये लॉ, और ये लॉ अलो करता है combination of several variable जो चेंज हो सकते हैं units with fixed factor, यानी एक लैंड के पीस के साथ में 3 लेबर, एक लैंड के पीस के साथ में 5 लेबर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल यूनिट जो कि चेंज किया जा सकता है। देन law is primarily applicable for production sector. We all know that we are currently in the deep topic that is production function and the producer side. So it is obvious that ये एक प्रोडक्शन सेक्टर का लॉ ही है जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, प्राइमली ये इसी पे एप्लीकेबल होता है। नाउ इट इज सिंपल टू कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट काज्ड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज अगर आपको पता है कि आप 2 चीजों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक आप लैंड से कर रहे हैं और एक आप लेबर से कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एलएल लिख रहा हूं मैं, एक लैंड से कर रहे हैं, एक लेबर से कर रहे हैं, देन आपको पता चला एक तो फिक्स्ड है, एक चेंज ही नहीं हो सकता, देन आपके लिए इजी हो गया कि आप इस दूसरे वाले फैक्टर का जो कि वेरिएबल है इसका इंपैक्ट निकाल सकेंगे, भाई ये कितना प्रोडक्टिव है मेरे प्रोडक्शन के लिए, है ना, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है मेरे प्रोडक्शन में, है ना, क्योंकि एक तो फिक्स्ड है, उसका तो फिक्स्ड रहेगा, और आप बढ़ा किसको रहे हैं, वेरिएबल को, दैट इज लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो आप इजिली उसका इंपैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है ना। ये इसका एक और assumption आ गया, इट कंसीडर्स दैट after a certain point factors of production become imperfect substitute for each other definitely, जब एक टाइम पीरियड आएगा तो अब आप एक के बदले में दूसरे को यूज नहीं कर सकते, वो इम्परफेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। in order for this law to function, ये लॉ फंक्शन करे, हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ये assumptions कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं यार, कि which one of the following are the assumptions of वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपको कभी कभी एक को चूज करना होता है, कभी कभी एक को एलिमिनेट करना होता है ना। सो इसमें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा सपोज दैट, तो आपकी प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, फिर आप इस वेरिएबल फैक्टर का इंपैक्ट जो है अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर थॉट टू बी इक्वली इफेक्टिव, ठीक है, आपने एक लेबर लगाया, आप उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी फिजिक, उस चीज को नहीं देखेंगे, उस चीज के अकॉर्डिंग उसे मेजर नहीं करेंगे। आप दूसरा लगाएंगे, हो सकता है ये मोटा हो, ये पतला हो,
बट ये दोनों इक्वल काम करेंगे, इन दोनों के अंदर की जो पावर है काम करने की वो इक्वल होगी। अगर आपने तीसरा बंदा ले आए, तीसरा बंदा वेरिएबल फैक्टर जो ले आए, लेबर ले आए, तीसरी लेबर भी ले आए, तो वो भी आपको इक्वली काम करके देगा। यही चीज यहां पे लिखी है, इक्वली इफेक्टिव होंगे ये सभी वेरिएबल फैक्टर्स। आप उनकी हाइट, एज, उनकी फिजिक, उनके स्टेमिना, उनकी स्ट्रेंथ से उनको मेजर नहीं कर सकते। ये हमने फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ हमने पहले से अज्यूम कर लिया। नाउ द मेन मोटिव फॉर दिस लेक्चर, इस डायग्राम को समझना, ठीक है, इस डायग्राम को समझना। नाउ यही डायग्राम है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। हियर वी हैव टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज टीपी, ये वही टीपी जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, एंड हियर इट इज एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने दोनों को अंडरलाइन सर्कल किया था पर मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ मैं कलर एक बार चेंज कर लूं, ये रेड कंफ्यूज करेगा। नाउ वी हैव दिस पर्पल। हाँ, सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्यू दिख रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है, मैंने स्लाइड में ऐड किया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले समझना ये है कि ये है हमारे पास स्टेज फर्स्ट, ये है स्टेज सेकंड, ये है स्टेज थर्ड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। स्टेज फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी टोटल प्रोडक्ट वाली लाइन इंक्रीज हो रही है पॉइंट क्यू तक, और आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट वाली लाइन भी इंक्रीज हो रही है एट पॉइंट पी तक, है ना, पॉइंट पी तक, ठीक है। तो ये स्टेज फर्स्ट है। क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो ही रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है और इंक्रीजिंग रेट है। सेकंड स्टेज में देखेंगे आप, जैसे मैंने वहां पे लिख के भी आपको न्यूमेरिकली भी बताया कि सेकंड स्टेज में ये टोटल प्रोडक्ट स्टिल इंक्रीजिंग, बट सेकंड स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गया। फिर एक पॉइंट आया दैट इज पॉइंट एस, और यहां पे पॉइंट आया एम, ठीक है। एंड दिस स्टेज थर्ड, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इस लाइन से भी नीचे होगा, ये जीरो वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इससे भी नीचे होगा, मतलब नेगेटिव में चला गया, और टोटल प्रोडक्ट फिर आपका फाइनली फॉल करने लग गया। ये थर्ड फेज है, ठीक है। नो, ध्यान से सुनना, मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूं फिर से, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से आप सुनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है when MP is equal to 0, when MP is equal to 0, total product is क्वेश्चन मार्क। क्या है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? when MP is at maximum, total product is, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज, यहां पे क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका रिवर्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज स्टार्ट डिक्रीजिंग, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इनटू सेकंड स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नाउ आपके सामने है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ध्यान से देखो, ये वही लाइन गई है यहां से 5 से, यहां पे 5 और यहां m। When marginal product is 0, total product is maximum. When marginal product is at maximum, point P, क्योंकि इसके बाद तो ये डिक्रीज होने लग गया, total product is point of inflection. Total product is into stage second where now it increasing with decreasing return. Simple as you see, ठीक है, कि इतना सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। बस आपके माइंड में ये डायग्राम अच्छे से होनी चाहिए, आपके माइंड में ये डायग्राम अच्छे से होनी चाहिए। नाउ हर एक फेज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नोट्स आपको मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो है, फेज 1 जो है, मैं इसको एक बार ऐड कर लूं। फर्स्ट स्टेज जो है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो इनिशियल वेरिएबल इनपुट जो हमने लगाया है वो अभी बहुत कम है, बहुत छोटा है, कंपेरिजन विथ या कंपेरिजन टू द फिक्स्ड इनपुट जो कि लैंड वहां पे है उसके कंपेरेटिव में कम है। मतलब मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे इस एग्जांपल जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड है, ये मे बी हम एक एस्टिमेट लेते हैं 2 हेक्टेयर है, ठीक है, 2 हेक्टेयर है, और इसके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो सिर्फ 4, ये लेबर जो काम कर रही है वेरिएबल में इसमें लिखा है लेबर, ठीक है, वेरिएबल लेबर जो काम कर रही है 4 लेबर कर रही है, 1 2 3 4। इतनी बड़ी जमीन में सिर्फ 4 लेबर काम कर रही है, डेफिनेटली
अभी बहुत कम लेबर काम कर रही है इस फिक्स्ड इनपुट में, ये कंडीशन है फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज हमेशा याद रखेंगे आप, अंडर यूटिलाइज्ड है। क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है, अंडर यूटिलाइज्ड पहली चीज। नाउ और इसी स्टेज में आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस टोटल प्रोडक्ट कर्व का स्लोप अब चेंज होगा, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था विद इंक्रीजिंग रेट, वो अब डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ तो नहीं जाएगा बेसिकली, लेकिन उसका इंक्रीज जो है वो डिक्रीजिंग रेट से शुरू हो गया है। यहां पे आपके सामने है, पहले वो इंक्रीजिंग रेट से चल रहा था, अब वो डिक्रीजिंग रेट से शुरू हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद सेकंड फेज आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों आने लग गए डिक्रीजिंग रिटर्न्स? अब आपके पास में ये जो 2 हेक्टेयर का पीस ऑफ लैंड था, इस पे आपने 100 लेबर लगा दी भाई, लेबर बढ़ाते गए। अब इस बेचारे की कैपेसिटी जो थी, इस फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी जो थी, वो खत्म होने लग गई। वो अब और लेबर को बेयर नहीं कर सकता, अपने ऊपर और लेबर्स को बेयर नहीं कर सकता। तो एक टाइम पे अब इसके अंदर स्टैग्नेशंस आने लग जाएंगी। अब जितना अच्छे से वो काम कर रहे थे, जितना एफिशिएंटली वो लेबर काम कर रहे थे, अब वो भी करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का कुछ फन है नहीं, इसमें चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेज इज नेगेटिव रिटर्न। जब फाइनली टीपी फॉल कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? अब उस फिक्स फैक्टर को अब लगने लग गया कि भाई अब मैं इससे ज्यादा बेयर नहीं कर सकता। अब क्या होगा? अब अगर आप उसके ऊपर और वेरिएबल फैक्टर लगाओगे, अब ध्यान से सुनना इस बात को, कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि फिक्स्ड फैक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो, जो लेबर यूज कर रहे हो, उस लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पे कंजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर रीजंस भी लिखे हैं बेसिकली, अब वहां पे कंजेशन प्रॉब्लम है, अब वहां पे उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे अब जितने लोगों की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसलिए थर्ड स्टेज जो है आपके सामने है। यहां पे कुछ रीजंस जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट का रीजन, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स बाय इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को हम एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसलिए वो जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, लेबर यूज हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रही है। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो इंडिविजिबिलिटी है उनके अंदर। ठीक है, उसके अंदर इंडिविजिबिलिटी है। रीजंस फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न्स, फर्स्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो आ रहे हैं, लेकिन अब अच्छा क्वेश्चन मुझे अब ध्यान में आया, क्वेश्चन एक इस चीज में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि यूजीसी नेट में मुझे लगता है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कौन सी स्टेज, कौन सा फेज, इसको किसी किसी बुक में स्टेज लिखा होता है, कौन सी स्टेज जो है वो एप्रोप्रिएट है। ठीक है, एप्रोप्रिएट है किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। ध्यान से सुनना, किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। तो हम लोग सोचते हैं भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो फर्स्ट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ही जो है वो एप्रोप्रिएट होगी प्रोड्यूसर के लिए, थर्ड तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, इसमें तो नेगेटिव हो गया, काम ही पूरा खराब हो गया। तो फिर इसमें और इसमें डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट स्टेज ही कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव है, तो वही प्रोड्यूसर के लिए सही है। बट ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर है स्टेज सेकंड। ठीक है, इसका जो आंसर है वो स्टेज सेकंड। क्यों? क्योंकि एक स्टेज सेकंड ही ऐसी स्टेज है जहां पे आपको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये लिखा ना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। जितने लैंड को लेबर चाहिए थी उतनी मिल रही है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं है और अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है। फेज 1 अंडर यूटिलाइजेशन है, फेज 3 ओवर यूटिलाइजेशन। हमेशा इसको माइंड में रखना। और फेज सेकंड जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम है ना, यहां पे लिखा ना, हाँ ऑप्टिमम है। ठीक है, ऑप्टिमम। फेज सेकंड जो है वो ऑप्टिमम है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, जिस वजह से यहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिक्रीजिंग। और थर्ड में तो नेगेटिव हो गया, जितना किया कराया था सब खत्म हो गया। लिमिटेशंस आ जाएंगी, फिक्स्ड फैक्टर में लैक ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एक लैंड भाई कितने लेबर सहेगी अपने ऊपर, 4 5 6
अब अगर 10 बंदे 50 बंदे उस पीस ऑफ लैंड पे काम करवाएंगे तो डेफिनेटली लैक ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा, डिक्रीज होगी एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगी, जो वेरिएबल फैक्टर आप यूज कर रहे हो, फिक्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर तो जितने मर्जी लगाओ, लेकिन ये जो वेरिएबल फैक्टर जो उसके ऊपर यूज कर रहे हो उसी की एफिशिएंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सो दिस ऑल आर अबाउट योर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिल्कुल शॉर्ट सा लॉ है, मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया जो एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अजम्पशंस पे फोकस करना, अजम्पशंस में से क्वेश्चन आता है और डायग्राम्स में क्वेश्चन आता है और रीजंस में क्वेश्चन आता है और एक कौन सी स्टेज अप्रोप्रिएट है उसमें से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अपकमिंग हमारा जो लॉ है वो है रिटर्न टू स्केल। ये रिटर्न टू फैक्टर था, अब है रिटर्न टू स्केल, जो कि एक लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन का मतलब आप सबको अब समझ आ चुका होगा। शॉर्ट रन का मतलब जिसमें कोई फैक्टर फिक्स्ड हो, लॉन्ग रन का मतलब जिसमें कोई फैक्टर फिक्स्ड ना हो, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जब सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे तो कहानी कुछ और होगी, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। फिलहाल हम इतना ही इसमें रखेंगे, होपफुली लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब फिर से बता दूं, जेके इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं। माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे चल रहा है, वहां बहुत जल्दी हम इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स भी ऐड करने वाले हैं। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट 120 क्वेश्चंस के, जब हाफ सिलेबस हमारा सब हो जाएगा उसके बाद आने वाले हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ऐप जो है आप जरूर डाउनलोड करें।